नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में लेसन चल रहा है डीसी थ्योरी, जिसकी हम 3 क्लास लगा चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास रहेगी। इस चौथी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस लेसन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक वैज्ञानिक के 2 नियम है। वो नियम हमें क्या बताते हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, क्या है कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिनके अंदर 2 या 3 वोल्टेज सोर्स होते हैं या करंट सोर्स होते हैं। तो उनको सरल करने के लिए, आगे आपको उदाहरण बताऊंगा मैं, उनको सरल करने के लिए किरचॉफ एक वैज्ञानिक था जिसने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम था किरचॉफ का, उसका नाम है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे बोला जाता है या जंक्शन का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या जंक्शन का नियम, इसका नाम होता है। अब ये नियम हमें क्या बताता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम आज पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये नियम क्या बताता है कि जैसे कोई जंक्शन है, इसको जंक्शन का नाम इसलिए दिया गया कि जैसे मान लो कोई जंक्शन है। जंक्शन का अर्थ ये है कि एक कोई बिंदु है, एक ऐसा कोई जोड़ है जहां 3 या 4 या जितनी भी एक से ज्यादा करंट कुछ आ रही है और कुछ उस जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रही है। जैसे मान लो ये कोई जंक्शन है, यहां इस प्रकार से कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट जा रही है। जैसे माना ये करंट और ये करंट बिंदु की तरफ, जंक्शन की तरफ आ रही है और ये करंट जंक्शन से बाहर जा रही है। I1, I2, I3, I4, I5। देखो साथियों, ये नियम अपने को क्या बताता है, ध्यान देना। इसका जो एक नाम और होता है या करंट का नियम, या करंट का नियम। देखो दोस्तों, क्या बताता है कि कोई भी एक जंक्शन है, उस जंक्शन की तरफ कुछ धाराएं आ रही है, कुछ करंट आ रही है और उस जंक्शन से कुछ करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक था, उसने ये बताया था कि जंक्शन की तरफ जो करंट आती है उनका यदि अपने जोड़ कर दिया जाए, बीजगणितीय जोड़ कर दिया जाए, तो वो जंक्शन से जो करंट दूर जा रही है उनके जोड़ के बिल्कुल बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। मैं यहां आपको लिखकर बताता हूं। ये नियम हमें बताता है कि किसी जंक्शन की तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि यह नियम हमें क्या बतलाता है। तो किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का बीजगणितीय योग, यानी जंक्शन की तरफ कौन कौन सी विद्युत धाराएं आ रही है, I1, I3 और I4 आ रही है। तो I1 प्लस I3 प्लस I4, उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो जंक्शन से दूर जाने वाली, जंक्शन से दूर जा रही है I2 प्लस I5,
अर्थात जितनी जंक्शन की तरफ आई उतनी जंक्शन से बाहर चली गई, तो इनका जो बीजगणितीय योग है, आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। देखो दोस्तों, हमारे आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन बेस पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। कई बार तो ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। तो अन्य नाम क्या है? या तो जंक्शन का नियम दिया होगा या फिर विद्युत धारा का नियम इसका दूसरा नाम होता है। तो दोस्तों, क्या बताता है नियम, ध्यान से समझ लें फिर दोबारा, कि कोई एक जंक्शन है, उसकी तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अपने इससे एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं I2 और I5 को बराबर से इस साइड लेके आ जाऊं कि I1 प्लस I3 प्लस I4, अगर मैं इन दोनों करंट को इस साइड लेके आ जाता हूं, यानी -I2 -I5 कर देता हूं, तो यहां कितना रहेगा? 0। यहां कितना रहेगा? क्योंकि दोनों संख्याएं थी, अपने दोनों इस बराबर से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हैं, तो इधर कितना रहा? 0। तो इसका मतलब ये बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपने आप बोलेंगे कि ये जो हमारा जंक्शन है, जंक्शन जो पॉइंट है, ये जो हमारा बिंदु है, इस पर विद्युत धारा कितनी होती है? इस पर विद्युत धाराओं का जो योग होगा सिग्मा आई, इस पर जो विद्युत धाराओं का योग, सिग्मा का मतलब योग, जोड़, तो इस पर, इस बिंदु पर विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय जोड़ होगा वो कितना होगा? 0। कि जितनी जंक्शन की तरफ आई उतनी की उतनी जंक्शन से बाहर चली गई। तो यह नियम हमें यह बताता है कि जंक्शन के ऊपर विद्युत धारा कितनी होती है। तो क्या उत्तर देंगे हम? बिल्कुल 0, सिग्मा आई बराबर 0। तो ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये हमें ये बताता है। अब इसका अपने थोड़ा एक सर्किट और बनाएं तो उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रतिरोध लगे हैं पैरेलल क्रम के अंदर, कुछ प्रतिरोध लगे हैं पैरेलल क्रम के अंदर। अब देखो दोस्तों, ये R1 है, R2, R3, R4। अब यहां आपने अगर कोई ईएमएफ दे दिया जाए तो यहां से कुल करंट चलती है IT। अब देखो साथियों, यहां पहला जंक्शन हमें यहां मिला, पहला जंक्शन हमें यहां मिलता है, तो मान लिया कुछ करंट मान लो यहां से चली है 10 एंपियर, 10 एंपियर यहां से चली है। तो इस जंक्शन के ऊपर आने के बाद करंट ये डिसाइड करेगी कि उसको वापस सर्किट पूरा करने में रास्ता छोटा कौन सा है। जो रास्ता छोटा होगा करंट उस रास्ते से जाएगी। तो मान लिया इधर करंट चली गई 3 एंपियर, तो इधर बाकी कितनी बच गई? 7 एंपियर, 7 वो चली जाएगी ऊपर की तरफ 7 एंपियर। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हमें यही बताता है कि जंक्शन की तरफ जितनी करंट आती है जंक्शन से बाहर उतनी करंट चली जाती है। तो 7 और 3 10, और इसके जंक्शन की तरफ आने वाली करंट भी कितनी है? 10। तो इस जंक्शन पर करंट का मान कितना होगा? नेट कितना होगा? नेट चार्ज यहां पर कितना मिलेगा? बिल्कुल 0। आपसे पूछ लिया जाए कि जंक्शन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय जोड़ कितना होता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार कितना बताएंगे हम? 0। तो इस बात को आप ध्यान रखें दोस्तों, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ हम सवाल करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद में हम एक बात और पढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो नियम है किरचॉफ का, जो प्रथम नियम है, ये नियम एक नियम होता है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का नियम होता है एक, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, जिसे बोला जाता है
आवेश संरक्षण का नियम। तो ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये चार्ज कंजर्वेशन नियम पर आधारित होता है। क्या कहता है चार्ज कंजर्वेशन का नियम? यही कहता है जो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन पॉइंट की तरफ आने वाले चार्ज का जोड़ जंक्शन से दूर जाने वाले चार्ज के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि जो टोटल चार्ज है उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी। ये चार्ज कंजर्वेशन का नियम है, इसी नियम पर ये किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि किरचॉफ का प्रथम नियम या करंट का नियम, किरचॉफ का करंट का नियम किस नियम पर आधारित है? तो क्या उत्तर देंगे आप? चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर आधारित है। इस बात को आप पूरे ध्यान से याद कर लें। बहुत बार ये कंपटीशन में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? तो चार्ज कंजर्वेशन नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम के अंदर किरचॉफ के प्रथम नियम पर अब ये बात पढ़ते हैं हम कि ये जो नियम है ये कौन से परिपथों पर लागू होता है। ये जो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, क्या ये हर एक परिपथ पर लागू हो जाएगा? नहीं, ये हर परिपथ पर लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ उसी परिपथ पर लागू होगा जिसके अंदर समान प्रकृति के इलेक्ट्रिक लोड जुड़े हैं। ये केवल नियम है उसी परिपथों पर लागू होगा जिसके अंदर समान प्रकृति के लोड जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रतिरोध 5-6 पंखे लगे हैं, यानी कि वो इंडक्टिव लोड है, तो वहां ये नियम लागू हो जाएगा। 5-6 कैपेसिटिव लोड है, 5-6 यानी कि कैपेसिटर जुड़े हैं पैरेलल क्रम के अंदर, तो वहां ये नियम लागू हो जाएगा। उसके बाद 5-6 प्रतिरोध लगे हैं तो वहां ये नियम लागू हो जाएगा। लेकिन यदि एक प्रतिरोध लगा दिया सर्किट में, एक मान लो कोई इंडक्टर लगा दिया, तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। वितरित जो सर्किट हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो सर्किट्स हैं जो अलग अलग प्रकृति के हैं, उनमें ये नियम लागू नहीं होता। इस बात को आप ध्यान देना कि ये जो नियम है ये ऐसे परिपथों पर कभी लागू नहीं होगा जिसके अंदर एक तो प्रतिरोध जुड़ा हो, एक कोई इंडक्टर जुड़ा हो, तो यहां ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। यानी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का जोड़ जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट के जोड़ के बराबर नहीं होगा। तो ये सभी परिपथों पर लागू नहीं होता। हाँ, यदि अगर किसी परिपथ में केवल इंडक्टर ही इंडक्टर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वहां ये नियम लागू हो सकता है और होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम यहां लागू हो जाएगा, परंतु यहां लागू नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग नेचर के सर्किट आ गए। यहाँ दो अलग नेचर के लोड हैं, तो यहां ये लागू नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो वितरित पैरामीटर्स है या वितरित लोड है, वितरित जो लोड है वहां लागू नहीं होता। वितरित का मतलब हो गया अलग अलग नेचर के लोड हैं, वहां ये नियम लागू नहीं होता। इस बात को भी आप ध्यान दे लें। अगर सर्किट के अंदर सारे के सारे कैपेसिटिव लोड लगे हैं तो वहां भी ये नियम लागू हो सकता है। सारे के सारे रेजिस्टेंस लगे हैं तो ये नियम लागू हो सकता है। सारे के सारे इंडक्टर लगे हैं तो ये नियम लागू हो सकता है। परंतु यदि कोई इंडक्टर है, एक कोई कैपेसिटर है, तो फिर ये नियम लागू नहीं होने वाला। इस बात को आप याद कर लेना और लिखना भी है आपको। इसके बाद दोस्तों एक आपको मैं न्यूमेरिकल सवाल करवा देता हूं। उस न्यूमेरिकल सवाल से आपको ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आपको बहुत अच्छे ढंग से और समझ में आएगा। तो अभी देखते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं यहां से।
जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूं, थोड़ा सा जो अपने अभी तक नहीं किए थे वो सर्किट बनाता हूं। दोस्तों इस प्रकार से कोई सर्किट हमें बनाकर दिया गया है और पूछा गया है कि इस 4 ओम में चलने वाली विद्युत धारा का मान बताइए। इस 4 ओम के अंदर करंट का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम जो हमने अभी लिखा था वो प्रथम नियम यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है साथियों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो यहाँ काम आएगा। कैसे काम आएगा, कैसे इन सर्किट्स को हल करते हैं, आप पूरे ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, अपने ये कर सकते हैं इसके अंदर कि करंट का एक फार्मूला होता है। करंट का फार्मूला अपने ओम के नियम से पढ़ चुके होते हैं, V/R। ये करंट का एक फार्मूला होता है। तो अपने मान लेते हैं ये कोई जंक्शन है जो कि अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक ये जंक्शन है। इस जंक्शन की तरफ कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट बाहर की तरफ जा रही है। मान लिया इस जंक्शन की तरफ ये करंट आ रही है और ये करंट भी आ रही है और ये करंट ऐसे इसके अंदर ऐसे इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। क्योंकि करंट का हमेशा प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो करंट का प्रवाह मानना ये हाई पोटेंशियल है तो इसके तरफ से करंट ऐसे जाएगी और ये प्लस से करंट ऐसे जाएगी और इसकी तरफ माइनस से करंट वापस इसकी तरफ लौट कर आएगी। तो ये कोई जंक्शन पॉइंट है। मान लिया ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है और ये जंक्शन है। इस जंक्शन पर करंट का मान कितना होता है, उम्मीद आपको यह बात अब कभी भूलोगे नहीं। इस जंक्शन पर करंट का मान कितना मिलेगा दोस्तों, जंक्शन पर करंट का मान कितना होता है, 0। तो करंट का फार्मूला होता है V/R, यानी कि यहां V/R का मान भी कितना होगा, 0 होगा। देखो दोस्तों, यहां मैंने बता दिया आपको किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि जंक्शन की तरफ आने वाली विद्युत धाराओं का जोड़ जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के जोड़ के बराबर होता है और जंक्शन पर करंट का मान बिल्कुल 0 मिलता है। अगर कोई ऐसा सर्किट है जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करता है और अगर आप उस जंक्शन पे हाथ भी लगा देते हो, प्रॉपर जंक्शन अच्छे ढंग से किया गया है और आप उस जंक्शन पे हाथ लगा देते हो तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा, कोई विद्युत धारा का झटका नहीं लगेगा। ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर प्रॉपर एक ऐसा सर्किट है जो किरचॉफ के प्रथम नियम का पालन करता है, अगर उस जंक्शन पे आप हाथ लगाते हो तो विद्युत धारा का मान बिल्कुल 0 होता है, आपको कोई भी विद्युत धारा का झटका नहीं लगने वाला। तो यहां दोस्तों जो V/R का मान होगा वो बिल्कुल इस जंक्शन पर 0 होगा क्योंकि इस जंक्शन पर करंट 0 है। अब मान लिया मैंने इस जंक्शन की वोल्टेज V मान ली, क्योंकि मेरे को अभी इस जंक्शन की वोल्टेज का पता नहीं है, तो माना मैंने इस जंक्शन की वोल्टेज V है। तो इस जंक्शन के ऊपर जितने V/R होंगे उन सबका जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि बताया जा चुका है हमें सिग्मा I बराबर 0। किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा V/R बराबर 0, I बराबर V/R, तो सिग्मा V/R बराबर 0। तो मैं सभी का V/R निकालता हूं, सभी का V/R निकालता हूं और उनका जोड़ कर देता हूं, वो 0 के बिल्कुल बराबर होगा। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम पर यह आधारित सवाल है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं इस 2 ओम के अंदर
इस 2 ओम के अंदर कितनी करंट चल रही है। तो कितनी करंट चलेगी, जितना इस 2 ओम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जितना इस 2 ओम के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतनी ही इस 2 ओम के अंदर करंट चलेगी। ये तो हमें ओम के नियम से पता चल ही गया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पोटेंशियल V है और यहाँ पोटेंशियल 5 है। ये जो 2 ओम है ये V पोटेंशियल और 5 वोल्ट के पोटेंशियल के बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर जो करंट चलने वाली है वो V, मान लिया मैंने V बड़ा है तो V -5 बटे 2, क्योंकि धारा क्या होती है, V बटे R क्या होता है, धारा होती है। तो V वोल्टेज -5 माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 2 ओम पर। 2 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V -5 बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो करंट आएगी यहां से, ये इस 2 ओम के अंदर चलने वाली धारा आ गई, प्लस फिर मैं निकालता हूं इन 4 ओम के अंदर कितनी करंट चल रही है, 4 ओम वाले में। तो 4 ओम में करंट ज्ञात करनी है तो 4 ओम तो केवल V पोटेंशियल के बीच में ही है, यहाँ पोटेंशियल बिल्कुल 0 है, तो अपने बोल सकते हैं V -0 बटा में 4। ठीक है साथियों, ये पहली करंट आ गई, ये दूसरी करंट आ गई। अब तीसरी करंट देखते हैं हम। तीसरी करंट आएगी V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 2 और 3 कितने प्रतिरोध हो गए, 2 और 3 के सीरीज क्रम में है तो 5 ओम। मैं डायरेक्ट इसके बटे में 5 लिख देता हूं एक बार, तो प्रतिरोध तो 5 आ गया। अब 2 ओम और 3 ओम के बीच में डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V माइनस, अब बैटरी का सिरा यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ -10 लगाएंगे हम। इस बात को आप ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पहले से ही ऑलरेडी माइनस का निशान है, यानी बैटरी का ऋणात्मक सिरा है तो -10 लगाएंगे। धनात्मक सिरा था तो +5 लगाया, प्लस का माइनस से गुणा करके फिर वो माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो किरचॉफ का प्रथम नियम ने यह बताया कि इस जंक्शन पर करंट कितनी मिलेगी हमें, 0। बिल्कुल इस जंक्शन पर करंट का मान कितना मिलेगा हमें, 0। तो देखो पहला मैंने इसकी करंट निकाल ली, I2 निकाल ली, फिर I1 निकाल ली, फिर I3 निकाल दी, इन तीनों का जोड़ किया किरचॉफ के नियम के अनुसार और वो बराबर आ गया 0 के। करंट कैसे निकाली है, करंट का फार्मूला सिंपल सा, ओम के नियम के अनुसार V बटे R। क्योंकि यहाँ पर इस जंक्शन पर कोई वोल्टेज थी नहीं तो मैंने एक कल्पना कर ली कि यहाँ वोल्टेज V है, फिर मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसका निकाला और इन दोनों का निकाला और इन सब का जोड़ किया तो वो 0 के बिल्कुल बराबर आता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इस चीज को आगे हल कीजिए आप, V -5 बटे 2 प्लस V बटे 4 प्लस V प्लस 10 बटे 5 बराबर 0। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे आप इसका, तो लघुत्तम आएगा इसका 20। तो 20 को आगे जब हल करोगे, मैं थोड़ा स्पीड से कर देता हूं, आप अपने स्तर पर इसको कर लीजिएगा। 10V माइनस 50, क्योंकि 20 से 2 का भाग गया 10, 10V माइनस 10 5 50 प्लस 5V, 4 5 20, 5V। इस प्रकार से 4V प्लस 40 बराबर है 0 के। ठीक है साथियों, ये कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया है और आगे अब इसको कैसे हल करेंगे आप देखिएगा, आपको ये सवाल करना चाहिए। देखो दोस्तों, V जो है वो एक तो 10V है, एक 5V है, एक 4V है। तो 10 और 5 15 और 4 19V हो चुके हैं, 19V। माइनस का 50 है और प्लस का 40 है, तो माइनस के बच गए हैं 10, बटे में है एलसीएम लिया हुआ 20 बराबर है 0 के। ठीक है दोस्तों, तो बज्जर गुणा कर दीजिए आप, 20 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। 19V बराबर आ जाएगा, माइनस के 10 उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव का 10 हो गया। V का मान आ गया 10 बटे 19, 10 बटे 19, 10 बटे 19 को अगर आप हल करोगे, 10 बटे 19 को यदि आप हल करोगे तो 10 में 19 का भाग लगाना है आपको। तो पॉइंट लगाया,
यहां 0 आ गई। उसके बाद लगभग ये चला जाएगा 5 पर 19 5 95, फिर 5 बचा 0 50, तो यहां चला गया ये 3 पर 47, 57, 2 पर चला जाएगा तो 0.52 वोल्ट इस वोल्टेज का मान निकल गया है हमारे पास में। देखो साथियों, किरचॉफ का प्रथम नियम से हमने इसको पूरे ढंग से हल किया और उसके बाद हमने V का मान, जो वोल्टेज हमने अज्यूम करी थी, मानी थी, उसका मान 0.52 निकल गया है। अब आप इस 0.52 से कोई भी करंट निकाल सकते हो। इस 0.52 से आप कोई भी करंट निकाल सकते हो। मेरे से पूछा गया था 4 ओम की करंट, तो 4 ओम की करंट का ये रहा मेरे पास में सूत्र V/V-0/4। तो मैं सभी की करंट निकाल देता हूं दोस्तों। देखो आप 0.52 है, ये मेरे पास वोल्टेज का मान निकल गया है। इसका मान निकला V बराबर है 0.52। सबसे पहले मैं 2 ओम की करंट निकालता हूं दोस्तों। 0.52 माइनस 5/2, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया मैंने। 0.52 माइनस 5, क्योंकि 5 वोल्ट का था यहाँ, और यहाँ बटे में 2। इसको जब आप हल करोगे तो माइनस का आ जाएगा 4.48/2, यानी कि माइनस का आ गया 2.24। तो इसमें चलने वाली करंट आ गई 2.24। इसके बाद इसी प्रकार से इसमें करंट निकालिए आप। 4 ओम के अंदर करंट निकालेंगे तो कितना आएगा 0.52 माइनस 0/4। इसको आप हल कीजिए 0.13, तो इसकी करंट आ गई 0.13। इसी प्रकार से इसकी करंट निकालिए आप V प्लस 10/5, तो V का मान मेरे पास 0.52 है, तो 10 के अंदर जोड़ किया तो 10.52/5, इसका उत्तर आया 2.104। इसमें चलने वाली जो करंट आ गई वो आ गई 2.104। इस प्रकार से ये करंट आ चुकी है 2.104। इसका मतलब ये बनता है दोस्तों कि इस करंट का मान है माइनस में, इस करंट का मान है माइनस था, -2.24। इसका मान आया 0.13 पॉजिटिव में, इसका मान भी पॉजिटिव में आया है। तो आप हल कीजिए इस जंक्शन पर, देखिए आप कितना मान निकलता है। इस जंक्शन पर देखिए कितना मान निकलता है। तीनों का जब अपने जोड़ करेंगे -2.24 प्लस 0.13 प्लस 2.104, इसका आप जोड़ कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसका उत्तर 0 आएगा। तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट जो थी, या जंक्शन के ऊपर जो करंट थी, उसका मान कितना निकल गया 0 निकल गया। तो इस प्रकार से किरचॉफ का प्रथम नियम यहां अपने सिद्ध कर देते हैं कि कैसे इस जंक्शन के ऊपर विद्युत धारा का जो जो एल्जेब्रिक जोड़ है, एल्जेब्रिक जो जोड़ है वो बिल्कुल 0 होता है। इस पॉइंट के ऊपर अपने बाकायदा सारी करंट्स निकाल कर अपने इस चीज को हल भी कर लिया है। आप इसको हल कीजिएगा तो ये लगभग इसके बराबर से आ जाएगा, तो 0 इसका उत्तर आ जाएगा। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इसमें बातें क्या क्या याद करनी है आपको कंपटीशन के हिसाब से अपने जो आती हैं। एक तो आपकी इसकी परिभाषा पूरी याद होनी चाहिए कि किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स का जोड़ जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के जोड़ के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए जंक्शन की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है, 0.13 अकेली 0.13 और 2.24 आ रही है। इनका जोड़ कीजिए आप, -2.24 प्लस 0.13। इसको जब आप योग करोगे इसका उत्तर निकलेगा आपके पास में 4 में से 3 1 2 1
और 2, तो निशान आया माइनस का, तो जंक्शन की तरफ इतनी करंट आई 2.11 और जंक्शन की तरफ गई कितनी 2.104, लगभग बराबर ये 2.11 के। तो जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स का जोड़ जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के जोड़ के बराबर होता है। तो ये बात हमें यहां से सिद्ध हो जाती है दोस्तों। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो हमें क्या क्या कुछ बतलाता है, सारा मैंने आपको लिखकर बता दिया है। आप उस चीज को याद करें, कोई ज्यादा मुश्किल इसमें है नहीं। और ये याद जरूर करना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर आधारित है। यानी जो टोटल चार्ज है, टोटल जो चार्ज है वो ना तो वेस्ट होता है ना ही वो उसका उत्पादन होता है, वो बिल्कुल एकदम संरक्षित रहता है, कंजर्वेट रहता है, कहीं जाता नहीं, कहीं खपत नहीं होता। तो ये चार्ज कंजर्वेशन का नियम है, इसी नियम पर ये काम करता है। अब मैं आपको एक ऐसा ही एक सर्किट बनाकर देता हूं और आप किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार मेरे को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कि जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इस प्रकार से ये कोई सर्किट है, इसमें यहां 10 वोल्ट्स, यहां 8 वोल्ट्स और यहां मान लो यहां भी 8 वोल्ट है। यहां ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहां 2 ओम का रेजिस्टेंस और यहां ये मान लीजिए आप 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको इस जंक्शन पर ये जो जंक्शन बिंदु है ए, इस जंक्शन पर सिद्ध करके बताना है कि इस जंक्शन की ओर आने वाली करंट का योग इस जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के योग के बराबर है। इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में सिद्ध करके बताना है। और सिद्ध कैसे कर पाओगे कि जो टोटल जो 3 करंट है, टोटल 3 करंट है, इसको मैं लिखता हूं I1, इसको लिखता हूं I2, इसको लिखता हूं I3। मैंने इसकी डायरेक्शन बस वैसे ही लिख दी, मेरे को इसकी डायरेक्शन का पता नहीं करंट का, मैंने वैसे ही लिख दिया है। आप अपने हिसाब से इसकी डायरेक्शन निकालिए विद्युत धारा की और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में I1, I2 और I3 का मान बताना है। जो करंट नेगेटिव में आए उसको नेगेटिव बताना है, जो करंट पॉजिटिव में आए उसको पॉजिटिव बताना है। दोस्तों नेगेटिव करंट का मतलब ये है कि अपने जो डायरेक्शन करंट की माननी थी ना, वो गलत मान ली थी, वो एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन कुछ अलग यानी उसके विपरीत होती। तो माइनस करंट का मतलब ये नहीं है कि करंट माइनस में चली गई यानी कि है ही नहीं। माइनस में करंट का मतलब ये है कि अगर कोई करंट का मान -0.5 निकलता है, इसका मतलब वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमने गलत ली थी। जैसे मान लो इस करंट का मान I1 का मान माइनस में 0.5 निकल गया, तो इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन नीचे की तरफ मानी है वो गलत ली है, वो डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी, बस फिर वो पॉजिटिव 0.5 हो जाएगी। इस प्रकार से ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम को आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया है। इस सवाल को आप हल करके इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना। अब हम करते हैं दोस्तों किरचॉफ का सेकंड नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम जिसका एक नाम होता है वोल्टेज का नियम, इसका एक नाम और भी होता है लूप का नियम। ठीक है साथियों, किरचॉफ का दूसरा नियम भी नाम होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, या फिर अपने इसको बोल सकते हैं लूप का नियम। और शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में अपने इसको बोलते हैं KVL। KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज नियम। इसी प्रकार से प्रथम नियम को बोल सकते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो दोस्तों जो किरचॉफ वैज्ञानिक था जिसने पहला नियम करंट के लिए बताया था, दूसरा नियम इसने वोल्टेज के लिए बताया था।
अब इस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि कोई भी एक क्लोज सर्किट है, कोई भी एक बंद परिपथ है, उसके अंदर क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज डिफरेंसेस हैं, यानी टोटल जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है उन सब का जोड़ 0 होता है। इस वैज्ञानिक द्वारा यह बताया गया, क्या कहा इसने, कि किसी क्लोज सर्किट के, ऐसे लिख देते हैं, प्रत्येक लूप में, अभी लूप का अर्थ समझते हैं अपने, किसी क्लोज सर्किट के प्रत्येक लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का, किसी क्लोज सर्किट के प्रत्येक लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का बीजगणितीय योग 0 होता है। यह कहा था किरचॉफ ने अपने सेकंड नियम में। अब इस नियम का या इस पूरी लाइन का क्या अर्थ बनता है, आप ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है और यहां कोई वोल्टेज सोर्स है, ये आर रेजिस्टेंस है, यहां मान लीजिए 10 वोल्ट का एक ईएमएफ सोर्स है। अब क्या होगा, इसके अंदर मान लिया हमने कि धारा आई चल रही है। तो दोस्तों ऐसा होता है, ये जो पूरा जो ये एक वायर है पूरी, ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का अपने अंदर ड्रॉप करती है। जैसे माना ये 10 वोल्ट यहां से ईएमएफ दिया गया, इस रेजिस्टेंस पर 9 वोल्ट आया, बाकी जो 1 वोल्ट है वो इस जो वायर लगाई अपने, इस वायर ने ड्रॉप कर ली टोटल 1 वोल्ट। तो इस वैज्ञानिक ने क्या बताया, देखो दोस्तों, किसी क्लोज सर्किट के प्रत्येक लूप में, यहां तो केवल एक लूप है, इस प्रकार से कई सारे लूप हो सकते हैं, तो प्रत्येक लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक जोड़ 0 होता है। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए से मान लो ए के ऊपर जितने पोटेंशियल डिफरेंस है सबका बीजगणितीय जोड़ 0 होगा। चाहे इस पॉइंट पर देख लो, चाहे इस पॉइंट पर देख लो, चाहे इस पॉइंट पर देख लो, चारों में से किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, सबके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस का जो जोड़ होगा वो 0 प्राप्त होगा। यानी इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो टोटल, वो कितना आएगा, 0 आएगा। अभी अपने इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अपने इस लूप की एक कल्पना करी है। मानना मैं लूप इस ए पॉइंट से चला हूं और वापस अपने को ए पॉइंट पर पहुंचना है, तभी तो अपने बोलेंगे इसको क्लोज सर्किट का प्रत्येक लूप, यानी इस ए पॉइंट से चलकर अपने यदि ए पॉइंट पर वापस आ जाए तब अपने बोलेंगे कि एक लूप कंप्लीट हो गया। ए पॉइंट से चले, वापस अपने ए पॉइंट पर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये जो 9 वोल्ट है इसका पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। 1 वोल्ट जो तारों ने ड्रॉप करी थी उसका पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव मान लेते हैं टोटल। तो मैं क्या काम करता हूँ दोस्तों, ए पॉइंट से चलता हूँ तो सबसे पहले मेरे को पॉजिटिव का 9 वोल्ट दिखाई देता है। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस ने 9 वोल्ट ड्रॉप करी है वो दिखाई देता है। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो अपने को बैटरी का नेगेटिव सिरा प्राप्त होता है, तो अपने नेगेटिव 10 वोल्ट प्राप्त होता है। फिर अपने आगे चलते हैं, क्योंकि ए पॉइंट तक वापस आना है तो मेरे को पॉजिटिव का 1 वोल्ट प्राप्त होता है। तो आप सबका इनका जोड़ कीजिए, आपको पता चलेगा इन सबका जोड़ करने पर उत्तर कितना मिलेगा, 0। तो यही इस वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी भी क्लोज सर्किट के जो प्रत्येक लूप हैं सब में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनका जोड़ कर दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है। ये आप इस बिंदु पर भी देख सकते हो, इस पर भी देख सकते हो और इस पर भी देख सकते हो।
ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको और करवाऊंगा भी, तो उसमें आपको ये सारा और ज्यादा समझ में आएगा। तो कम से कम आप ये परिभाषा जरूर याद कर लीजिए किरचॉफ के सेकंड नियम की। इसको अपने ऐसा भी बोल सकते हैं, इस नियम को अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, या किसी क्लोज सर्किट में सभी ईएमएफ स्रोत का योग, कोमा सभी प्रतिरोधकों द्वारा ड्रॉ किया गया पोटेंशियल डिफरेंस के योग के बराबर होता है। एक ही बात है, चाहे ऊपर वाला आप इसको याद कीजिए और या सेकंड वाला अपने समझते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया, 10 वोल्ट का अपने ईएमएफ स्रोत वहां से भेजा था, 9 वोल्ट तो रेजिस्टेंस ने ड्रॉप कर लिया, 1 वोल्ट उन वायर्स ने ड्रॉप कर लिया, तो 9 और 1 हो गए 10, और वही अपना टोटल ईएमएफ स्रोत का वोल्टेज था, तो वो दोनों क्या है, बराबर होंगे। यानी कि अपने ये बोल सकते हैं सिग्मा ई का मतलब सभी ईएमएफ का सिग्मा करना है, जोड़ करना है, वो सिग्मा पीडी के बराबर होगा, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस के जोड़ के बराबर होगा। इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं आई इंटू आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आई इंटू आर। तो आपसे कभी ये फार्मूला सीधा देके पूछ लिया जाए कि ये किस वैज्ञानिक का नियम है, और कौन सा नियम है, किरचॉफ का सेकंड नियम। दोस्तों ये सारा आपको याद करना है, अच्छे ढंग से इसको लिखना है। नेक्स्ट अपने इस नियम के अंदर ये पढ़ते हैं दोस्तों कि ये जो नियम है ये किस नियम पर आधारित है। जैसे केसीएल जो था, किरचॉफ करंट नियम, वो किस नियम पर आधारित था, आवेश संरक्षण के नियम पर, चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर वो आधारित था। अब देखते हैं दोस्तों ये किस नियम पर आधारित है। तो ये किस नियम पर आधारित है आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, इस नियम पर ये आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इसको जब नोट्स बनाओ तो वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लेना कि किरचॉफ का सेकंड नियम एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर आधारित है। अब एनर्जी कंजर्वेशन का नियम हमें क्या बताता है, ध्यान से समझें। देखो दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम ये बताता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक परिपथ की मैंने कल्पना की थी, उसमें इस प्रकार से मैंने कुछ 10 वोल्ट का ईएमएफ दिया था, ये आर है, रेजिस्टेंस इसने 9 वोल्ट ड्रॉप कर ली, और इन वायर्स ने 1 वोल्ट ड्रॉप कर ली। अपने देख भी लिया कि इस ए बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, ए बिंदु पर पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन का नियम भी यही कहता है कि अगर अपने कहीं से चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाए, कहीं से कोई एक क्लोज सर्किट के अंदर जहां से चले थे वापस घूमकर, चाहे वो ऐसे घूमकर आ जाओ चाहे ऐसे घूमकर आ जाओ, यानी क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर वापस अपने घूम घाम कर ए बिंदु पर वापस पहुंच गए तो ऊर्जा जो खपत होगी, एनर्जी जो खपत होगी, उसका मान 0 होगा। यानी ना तो एनर्जी खपत होगी टोटल, और ना ही एनर्जी कोई उत्पादित होगी। यानी एनर्जी का जो लॉस है उसका मान होता है 0, यदि अपने यहां से चलकर यहां वापस पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच जाएं, तो एनर्जी जो लॉस है उसका मान बिल्कुल 0 होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, और सेम का सेम प्रिंसिपल सिद्धांत यहां लागू होता है। ए बिंदु से चलकर वापस ए बिंदु पर पहुंच गए तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो बिल्कुल जोड़ आएगा वो 0 आएगा,
यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहीं नहीं गया, उसका मान हमेशा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। और ए बिंदु पर कितना मिला अपने को, 0। यानी घूम काम कर यदि इसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा यहाँ 0 आएगा और एनर्जी जो लॉस होगा वो भी 0 होगा। इसीलिए अपने बोलते हैं कि जो किरचॉफ का सेकंड नियम है ये एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ये नियम कौन से लोड पर काम कर सकते हैं। ये जो नियम है कौन से लोड पर काम करता है, तो जिस लोड पर केसीएल काम करता है उसी लोड पर ही केवीएल काम करेगा। ये बात आप याद रखें। यानी समान प्रकृति के लोड हैं, जैसे 3-4 लोड हैं, सारे के सारे रेजिस्टिव हैं या सारे इंडक्टिव हैं या सारे कैपेसिटिव हैं, तो इस प्रकार के सभी एक ही नेचर के लोड हैं, तो उनमें ये केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। उनमें ये सिद्धांत लागू होगा कि जहां से चले थे वहां वापस पहुंच जाएंगे, तो वोल्टेज जो टोटल जो होगा पोटेंशियल उस पॉइंट पर वो होगा 0। तो कौन से लोड पर लगता है, समान नेचर के जो लोड होते हैं उन पे लगता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स लोड हैं, अलग अलग प्रकार के लोड हैं, तो उनमें ये केवीएल नियम नहीं लागू होगा। यानी कि अगर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक इंडक्टर लगा है, तो फिर आप ये कल्पना मत कर लेना कि यहां से अगर 100 वोल्ट का ईएमएफ भेजा जा रहा है और यहाँ ये 5 वोल्ट अगर ड्रॉप कर रहा है, या मान लो यहाँ ये 45 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो ये 55 करेगा क्योंकि टोटल इसके बराबर होगा। ये गलत हो जाएगा फिर आपका। अगर दोनों अलग नेचर के लोड हैं तो फिर केवीएल नियम लागू नहीं होता। अगर ये दोनों समान प्रकृति के लोड हैं, दोनों इंडक्टिव हैं, तो फिर इसका आंसर यहाँ 55 आ जाएगा। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स लोड होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोड होते हैं उनमें ना तो केसीएल नियम लगता है और ना ही केवीएल नियम लगता है। अब दोस्तों कुछ सवाल करते हैं। अपने किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित कुछ सवाल करते हैं। जो अपने केसीएल पे किए थे वैसे के वैसे उनको अपने केवीएल से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अपने सवाल लेते हैं अभी। मान लीजिए यहाँ वोल्ट है 10 वोल्ट, यहाँ ओम है 4 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ पोटेंशियल है मान लीजिए 15 वोल्ट, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो मान लिया मैंने 5 ओम, और मेरे से पूछा जा रहा है कि यहाँ 3 ओम में चलने वाली करंट का क्या मान होगा। 3 ओम में चलने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे अपने दोस्तों, देखना। देखो दोस्तों, अपने क्या काम करना है, या तो आप इसको जो मैंने केसीएल नियम बताया था उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको केवीएल नियम समझाना है इसलिए मैं केवीएल से करके बता रहा हूं। अगर आपको परीक्षा में ये सवाल आ जाए तो आप इसको केसीएल नियम से भी कर सकते हो, उत्तर सेम आएगा। अब मैं इसको केवीएल नियम से करता हूं और यहां एक पॉइंट मान लेता हूं ए पॉइंट, और यहां पॉइंट मान लेता हूं बी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरे को एक क्लोज लूप मिल रहा है, या सभी का नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले मेरे को एक क्लोज लूप मिल रहा है ए बी सी डी ए। सबसे पहले लूप कौन सा आ गया, लूप आ गया हमारे पास ए बी सी डी ए में। ये एक नंबर लूप अपने ये ले लेते हैं एक बार। ठीक है साथियों, तो अपने क्या काम करना है, ए पॉइंट से चलना है और वापस घूम घाम कर ए पॉइंट पर वापस आना है। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप क्लॉकवाइज चल के आओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल के आओ, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यही केवीएल ने किरचॉफ ने बताया था।
तो देखो दोस्तों, मैं क्या काम करता हूं, क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉकवाइज। तो यहां एक पॉइंट से चला, सबसे पहले मेरे को 4 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है और मान लेता हूं इसकी करंट जो है वो I1 है। माना करंट क्या है, I1 है, और ये मैंने करंट मान ली I2 जो मेरे को ज्ञात करनी है। ये करंट मैंने मान ली I3। ठीक है दोस्तों, तो I2 मेरे को ज्ञात करनी है, ये मेरे से क्वेश्चन में बोला था। सबसे पहला लूप लिया है अपने ABCDA, इसमें देखते हैं तो 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला और इसमें करंट चल रही है I1। तो हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आया, 4I1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V इंटू आई, सॉरी I इंटू R। तो I है I1, R है 4, तो 4 इंटू I1। उसके बाद आगे चले, सबका पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ करना है अपने। फिर आगे चलते हैं तो 3 ओम का एक रेजिस्टेंस मिलता है, उसमें करंट है I2, तो 3I2। ठीक है दोस्तों, फिर वापिस अपने आए घूम के, तो सब इधर आने के बाद मेरे को मिलता है माइनस का 10, क्योंकि बैटरी का ऋणात्मक सिरा मिला है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, और 10। और वापिस मैं आ चुका हूं ए पॉइंट पर, इसका मान कितना होगा, सभी पोटेंशियल डिफरेंस का मान है 0। यहां मैंने I क्यों नहीं लगाया, I1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो का वो रख दिया। ठीक है दोस्तों, आप इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 4I1 प्लस 3I2 बराबर 10 लिख सकते हो आप इसको, माइनस 10 को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। तो एक नंबर लूप से अपने इतना कुछ एक समीकरण बना ली। ठीक है दोस्तों, अब अपने लूप नंबर लेते हैं दूसरा, BEFCB, यानी कि BEFCB में लूप नंबर हमारा दूसरा। इसमें अपने यहां से चले हैं B से और वापस घूम घाम कर B पे आना है अपने को, चाहे आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो। मैं इस बार ऐसे चलता हूं उल्टा, यहां से चलते हैं अपने। ठीक है दोस्तों, यहां से चलना अपने प्रारंभ करते हैं। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आती है। इस बात को ध्यान रखना है, और इसके अंदर यहां भी ये चीज का ध्यान रखना है अपने को। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर करंट आती है वापस। तो यहां से चले हैं, सबसे पहले मेरे को मिलता है 3 ओम का रेजिस्टेंस। करंट इसमें चल रही है I2, करंट कौन सी चल रही है, I2। उसके बाद वापस आया इधर घूमकर, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस मिला प्लस 5, इसमें करंट चल रही है I3, जो मैंने पहले ही मान ली थी, इसमें करंट I3 है। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, कि जिस दिशा में अपने जा रहे हैं अगर उसी दिशा में ही करंट है तब तो निशान आता है पॉजिटिव का, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी है तब निशान आएगा फिर माइनस का। यानी कि अगर अपने ऐसे आते, यहां से क्लॉकवाइज आते, तो करंट यहां ऊपर जा रही है, अपने नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो फिर माइनस का 5I3 लेता मैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चले अपने, फिर माइनस का 15 मिला, फिर वापस घूम के B पर आ गए, तो B पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 0। इसको आप हल कीजिए, 3I2 प्लस 5I3 बराबर है 15 के। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। इन दोनों लूपों से मैंने 2 समीकरण बना ली है। अब दोस्तों एक बात आप अगर समझो ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि KCL नियम से पता चलता है हमें कि ये करंट पॉजिटिव से निकली, इस प्रकार यहां तक आ गई, ये करंट पॉजिटिव से निकली यहां तक आ गई, तो संगम की तरफ आने वाली करंट कौन सी करंट है, I1 और I3। संगम की तरफ है, इस बिंदु की तरफ है, इस नोड की तरफ आने वाली करंट कौन सी है, I1 और I3, और दूर जाने वाली कौन सी है, I2। तो KCL नियम हमें ये बताता है, क्या बताता है, कि I1 प्लस I3 बराबर होता है I2 के। संगम की तरफ, इस नोड की तरफ आने वाली करंट का जोड़
संगम से दूर जा रही है करंट उसके जोड़ के बराबर होगा। तो I1 प्लस I3 का मान है I2। तो दोस्तों मेरे को I2 ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन ने मेरे को बोला था पहले ही कि I2 कितना होगा वो बताना है। तो I2 बताना है तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से I3 का मान निकाल लेता हूँ दोस्तों। I3 का मान हो जाएगा I2 माइनस I1। I3 का क्या मान निकला, I2 माइनस I1, और ये I3 का मान मैं रख देता हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी आपको I3 का जो मान है आप इसको देखिएगा, यहां करते हैं अपने दूसरी समीकरण को मैं ऐसा हल करता हूं 3I2 प्लस 5I3 का जो मान है I2 माइनस I1 बराबर है 15 के। देखो दोस्तों कुछ नहीं किया, I3 का जो वैल्यू थी वो मैंने 2 नंबर समीकरण में रख दी। तो मेरे को क्या मिला, 3I2 प्लस 5I2 माइनस 5I1 बराबर 15। 5I2 और 3I2 कितना हो गया, 8I2 माइनस 5I1 बराबर 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो चुकी है 3 नंबर। अब दोस्तों मेरे को एक तो इक्वेशन 1 पड़ी है, एक इक्वेशन नंबर मेरे पास है 3, और मेरे को मान ज्ञात करना है I2 का। I2 का मान ज्ञात करना है तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा जो मैथ करते तो पता चलता है कि ऐसी कोई 2 समीकरणें हैं, उसमें यदि आपको I2 ज्ञात करना है या इस प्रकार से मान ज्ञात करने हैं तो उसका जो दूसरा पार्ट है उसको बराबर कर लीजिए। जैसे I2 ज्ञात करना है तो I1 का मान दोनों में बराबर कर लीजिए आप। तो यहाँ I1 का मान 5 है, यहाँ I1 का मान 4 है, दोनों को बराबर करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस समीकरण को पूरी को 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 चौके हो जाएगा 20, और यहाँ इस समीकरण को गुणा कर देता हूँ 4 से, तो 5 चौके 20, तो 20I1 और 20I1 ये बराबर हो जाएंगे। दोबारा सुनिए दोस्तों, जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसको बराबर नहीं करना, जो चीज आपको ज्ञात नहीं करनी उसको बराबर कीजिए। तो मैं क्या काम करता हूं, इस 1 नंबर समीकरण को 5 से गुणा कर देता हूं। तो 5 से गुणा करने के बाद मेरे पास है 1 नंबर समीकरण कुछ ऐसे बन के आएगी, 20I1 प्लस 15I2 बराबर 50। पूरी समीकरण को गुणा करना पड़ता है, उसी प्रकार से इसको गुणा कर रहा हूं 4 से, तो 5 चौके 20, 4 से गुणा कर रहे हैं इस बार, 20I1 प्लस 8 चौके 32, 32I2 बराबर 15 चौके 60। अब देखिए दोस्तों आगे अपने कैसे हल करेंगे इसको, दोनों निशान अपोजिट हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 35 15 और 12 हो चुके हैं, ये 47I2 बराबर आ गया 110। तो I2 का मान आ गया आपके पास में 110/47। तो I2 की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो लगभग है 2 पॉइंट कुछ करंट आ जाएगी। तो I2 का मान निकल गया है इतना। तो यहां से अपने KVL नियम लगाकर किसी भी परिपथ की, अपने किसी भी लूप की करंट ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो मैंने आपको KCL नियम दिया था, KCL नियम के पर एक सवाल दिया था करने के लिए, उस सवाल को आप KVL नियम से भी कर सकते हो, लूप के नियम से भी कर सकते हो। लूप मान लीजिए आप कितने भी लूप हो सकते हैं, ऐसे सब लूप के पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो अलजेब्रिक जोड़ होगा कितना होगा, वो 0 होगा। ये KVL नियम हमको बताता है, ठीक है दोस्तों। तो किरचॉफ के वैज्ञानिक के ये 2 नियम थे, दोनों नियम को मैंने आपको पूरे विस्तार से बताने की कोशिश की है। उम्मीद आपको ये दोनों नियम समझ में आए होंगे, और कंपटीशन में क्या क्या प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। एक तो ये प्रश्न आता है किरचॉफ का प्रथम नियम है, वो कौन सा नियम है, यानी उसके अन्य नाम क्या है। तो उसका एक नाम होता है करंट का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जंक्शन का नियम, या उसको बोलते हैं नोड का नियम, संधि बिंदु का नियम। संधि का मतलब एक जो पॉइंट है, जोड़ है, उसके ऊपर क्या बताता है वो मैंने आपको बता दिया कि उस जोड़ पर विद्युत धारा का मान 0 होगा, और उस जोड़ से बाहर जाने वाली करंट का जोड़ और उस जोड़ की तरफ आने वाली करंट का जोड़ बराबर होता है। उसके बाद में
उस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? केसीएल, तो चार्ज कंजर्वेशन नियम पर आधारित है। उसके बाद हमने केवीएल किया है। तो सारा कुछ सिस्टम आपको पूरे ध्यान से समझ में लेना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता या समझ में नहीं आया तो इस क्लास को आप दोबारा देखिएगा। एक दो बार जब देखोगे आप, अगर आपने पहले ये नियम नहीं पढ़े हैं, मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो थोड़ा समझ में कम आ सकता है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएंगे आपको। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, कोई बात समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरे ये जो कांटेक्ट नंबर हैं इन पर आप कभी भी, इन कांटेक्ट नंबर पर कभी भी आप व्हाट्सएप करके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, जिसके अंदर हमने किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक आता है व्हाइटस्टोन, उस वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया था इस लेसन के अंदर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है एनर्जी, वर्क और पावर का। वहां से पावर के फार्मूला निकालेंगे अपने, और पावर के फार्मूला को सीरीज और पैरेलल सर्किट में अपने अप्लाई करके पावर ज्ञात करना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही रहेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो। और टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए बता देता हूं दोस्तों, बहुत ही जल्दी अगस्त महीने के अंदर उसका विज्ञापन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा राजस्थान जीके भी पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान जीके को भी पढ़ना है, मैथ को भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम देना है अपना, वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पर देना है। 4 लेसन हमारे बस कंप्लीट होने पर हैं, 2-3 दिनों के अंदर ये चौथा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे सेल और बैटरी का। तो अपने जितने भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए। ये चैनल सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल हेल्पर की जो हमारे राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए स्पेशल बनाया गया है। और थोड़े टाइम के बाद जब ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी लगभग 80% कंप्लीट हो जाएगी, लगभग हमारे 20-21 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इस चैनल पर डेली आपको राजस्थान जीके और मैथ की क्लास भी रेगुलर आपको मिला करेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।